आज के लेक्चर में हम लोग एनडीए का जो पेपर 14 सितंबर को हुआ है उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं एंड दिस इज़ द सॉल्यूशंस विच इज़ गिवन बाय द पायोनियर एकेडमी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि p की पावर x, q की पावर y और r की पावर z, ये तीनों जो है ना, ये कह रहा है कि ये तीनों इक्वल है। और एक चीज़ और मेंशन किया है कि जो x y z है ना वो जीपी में है। तो पूछ रहा है कि बताओ पी क्यू आर कैसा होगा एंड लॉग पी लॉग पी लॉग पी लॉग क्यू और लॉग आर किस में है। तो सबसे पहले देखो हम लोग ना इस चीज़ को वैलिड करने के लिए ये वाले कंडीशन को अपन ले सकते हैं। लाइक कैसा है, आप क्या करो, पी का जो वैल्यू है वो 16 ले लो, 16 की पावर 1 एंड दिस इज 4 का स्क्वायर एंड 2 की पावर 4। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही इक्वल है क्योंकि 2 की पावर 4 भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है एंड 16 की पावर 1 भी 16 होता है। सो दिस इज ट्रू राइट। बट देखो ये है p का वैल्यू, दिस इज 16, ये है q का वैल्यू दैट इज 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब तुम चेक करो, आप p q r ये क्या AP में है। देखो 16, 4 और 2 दे आर नॉट इन AP राइट। एंड द पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट कि जो 16 है और जो 4 है और ये जो 2 है, इसमें अगर आप लॉग लगाते हैं दैट इज लॉग 16, लॉग 4 और लॉग 2, तो ये तीनों जीपी में है। कैसे, 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, तो 4 बाहर आ गया, इसको 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा ना, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 बाहर आ जाएगा और ये log 2 लिखा है। आप सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म बाई सेकेंड करो, देन द कॉमन रेशियो विल बी सेम दैट इज 1/2। सो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो log p log q और log r क्या है, ये जीपी में है, बाकी p q r जो है वो AP में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि ए और बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। अगर ये सबसेट है तो किसी का सेट भी होगा। अब वो सेट को हम लोग मान लेते हैं दैट इज द यूनिवर्सल सेट ABCD है। उसमें देखो सेट ए क्या दिया है AB, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ए बी ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि ए बी जो है वो यू का सबसेट होगा। एंड सिमिलरली बी और सी हम लोग एक सेट बी मान रहे हैं जो कि यू का ऑब्वियसली सबसेट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट ए को यू से निकाल लेना है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया सेट बी को यू से निकाल लेना है, तो ए और सी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वैसे में मेरे को क्या मिलेगा ए। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब और स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अगर आप यहाँ से जैसे बोला है यहाँ पे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी अगर आप फाइंड करते हैं तो यू विल गेट दैट द वैल्यूज आर नॉट सेम। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे क्या लिखा है, 3 नंबर में कह रहा है कि y जो है ना वो x का फैक्टोरियल है और वो जो z है वो 2x का फैक्टोरियल है राइट। एंड इट इज गिवन दैट z अपॉन y इज व्हाट 120। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, x y का वैल्यू x फैक्टोरियल है और z का वैल्यू 2x फैक्टोरियल है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अपॉन y इज 2x फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल। नाउ द 2x फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल में आप क्या करो, x का वैल्यू आप हिडन ट्रायल से 1 2 3 4 कुछ पुट करके देखो कि कितना आ रहा है, 120 कब आ रहा है। देखो x का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना हो गया 720 एंड 3 फैक्टोरियल मींस व्हाट 6। तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 120 इस पे ट्रू हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो गया 3। अगर आपको जनरल अप्रोच से जाना है तो फिर आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, जिससे 2x लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू 2 इंटू 3 और ऐसे करके लास्ट x फिर x प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस 2 एंड लास्ट में 2x का फैक्टोरियल और नीचे कितना लिखा x का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आप x का 3 पुट करेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फोर्थ नंबर। 4 में क्या कह रहा है, n इज द नेचुरल नंबर राइट, n इज द नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल एग्जैक्टली 2। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। देखो ऐसे तो 5 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो क्या होता है 2 जीरोस कब आएंगे आप ये सोचो, व्हेन यू विल गेट 2 जीरो। कोई भी फैक्टोरियल मान लो यहाँ पे लिखा 5 का फैक्टोरियल, ये कितना होता है 120, एंडिंग में कितना जीरो आया 1 जीरो आया, बट हमें कितना चाहिए एग्जैक्टली 2 जीरोस चाहिए। एग्जैक्टली 2 जीरोस तभी आएगा जब 2 और 5, क्योंकि आपको पता है 10 लाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो 2 और 5 ऐसे कितने बार आना चाहिए। अगर 2 जीरो चाहिए तो मतलब 2 5 चाहिए और 2 2 चाहिए। अब आपको वैसे नंबर ढूंढने हैं जहाँ पे 5 2 बार आ रहा होगा और 2 2 बार आ रहा होगा एटलीस्ट, है ना। तो वैसे केसेस में आप देखेंगे तो 5 से ज़्यादा ऐसा नंबर पॉसिबल है जहाँ पे एक्जैक्टली 2 जीरो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 प्लस लॉग 10 बेस 6 एंड दिस इज 10 प्लस लॉग 10 बेस वाई एंड ये सब AP में। तो बोल रहा है कि बताओ x और z विच इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z इज y स्क्वायर। एंड वेरी सिंपल है, अगर ये AP में दिया है तो ये और ये, अगर ये भी में तो ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू ये प्लस ये होता है ना, आप पढ़े होंगे अरिथमेटिक में। तो यहाँ से अपन देखो क्या करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। अभी भी देखो 2 यहाँ जरूरत नहीं है, अपन ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा तो मिल गया हम देखो हम लोग को यहाँ पे। अब यहाँ 10 प्लस लिखा हुआ राइट, है ना, ये 10 प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये 2 टाइम्स ये। अब देखो 2 अंदर गया तो 20 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ भी आएगा तो 2 log 2y, ये 2 ऊपर भेज दो, log y स्क्वायर इज इक्वल टू log 10 बेस x हो गया और इंटू z हो जाएगा।
लॉग लॉग कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, सो देयरफॉर एक्स वाई जेड किस में आ गया, जीपी में आ गया। तो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है इसका मतलब कि वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू जेड, करेक्ट। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग 10 बेस। अब देखो यहाँ से 10 20 ये 10 10 20 कैंसिल हो गया था, तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा। और ये किस में, एपी में है, क्योंकि देखो मिडिल वाला जो टर्म है ये डबल हो गया इन दोनों के सम के बराबर, तो ये अरिथमेटिक में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि ये जो लिखा है ना 1357, ये सम करने के बाद ये आ रहा है, तो कह रहा है बताओ कितने टर्म्स है ऐसे, मतलब n निकालना है। तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ पे n स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा, दिया हुआ ना क्वेश्चन में ये सब चीज़। तो n का वैल्यू कितना होगा, इसका रूट हो जाएगा। अब इसका रूट करेंगे तो आप देखो ये एक सीरीज बन रहा है, ये वाला 9 वाला सीरीज है ना, मतलब सॉरी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 आता है, 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 आता है, 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे 4 बार रहेगा तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ऐसे करके 1 1 1 9 बार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 8 7 6 4 3 2 9, तो वही चीज़ चल रहा है यहाँ पे, तो 1 1 1 9 बार आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपी, कितने टर्म्स इसमें ऐसे हैं जो आइडेंटिकल्स हैं अप टू 110 टर्म्स, और यहाँ पे लिखा है 75 टर्म्स। जैसे द क्वेश्चन ऑफ कॉमन एपी, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे 19 फिर 21 23 ऐसे करके चल रहा है ये एपी। अब यहाँ पे 110 टर्म्स लिखा है, राइट, मतलब आपको T110 फाइंड करना पड़ेगा। T110 आप फाइंड करेंगे तो A प्लस 119 D हो गया, A का वैल्यू 19 है और 119 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 हो रहा है, यहाँ से कुछ सॉल्व करके आएगा ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 19 फिर 22 फिर 25 एंड दिस इज सो ऑन अप टू T75 तक जा रहा है और ये T110 जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉमन एपी में, जो इन दोनों में सबसे छोटा होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में, ठीक है और सबसे फर्स्ट टर्म ढूंढते हैं और उसके बाद इन दोनों ईपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ 2 डिफरेंस है और यहाँ हो गया 3 डिफरेंस, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 19 में 6 ऐड करते जाओ और 6 6 6 ऐड करते जाओ, लास्ट वैल्यू कहाँ रुकेंगे, जहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू है, दोनों में से जो छोटा वैल्यू आएगा ना वो यहाँ लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप L इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 वाला, और जो भी आएगा इसका GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यू विल गेट द 37 आंसर। समझ आया बात ना। आप यहाँ पे n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 और यहाँ पे GF लगा देंगे, क्योंकि अगर n फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो आपको n का वैल्यू जो है वो इंटीग्रल वैल्यू ही देना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका वैल्यू बताओ कितना, ये दिख रहा है अल्फा दिख रहा है -1, तो ये बेसिकली क्या लिखा है -1 प्लस दिस इज √3 आयोटा अपॉन 2, ये तो ओमेगा है भाई, तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 प्लस ओमेगा की पावर 19 माइनस ओमेगा की पावर 35 एंड दिस इज होल पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा की पावर 25 प्लस ओमेगा की पावर 38 एंड दिस इज होल पावर 50। 1 प्लस ओमेगा की पावर 19 का मतलब क्या होता है, सोचिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा की पावर 19, आपको पता है 3 के मल्टीपल में 18, मतलब ओमेगा बचेगा सिर्फ यहाँ पे, माइनस ओमेगा की पावर और 3 to 6 ओमेगा स्क्वायर बचेगा एंड दिस इज पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा की पावर स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज होल पावर 100 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा, सो माइनस 3 ओमेगा एंड दिस इज माइनस ओमेगा, ये बन गया 2 की पावर 100 एंड ओमेगा की पावर 200 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 50 पावर है, दिस इज -4 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा की पावर 50, 2 की पावर 100, ओमेगा की पावर 200 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 और ओमेगा स्क्वायर बचेगा, राइट, माइनस यहाँ पे देखो इसको 2 की पावर 100 कर लिए इसको भी, और इंटू ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, ओमेगा की पावर 50 का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ये और सेम आ गया 0 आ गया, सो द आंसर वाज 0, करेक्ट। चलो इसको लिख लेना ना, मिटा देते हैं इसको, इतना स्पेस उसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 30, देखो 5 की पावर 99 से रिमाइंडर पूछ रहा है, 5 की पावर 99 को डिवाइड करेंगे अपन 13 से, इसको लिखो 5 की पावर 40 5 की पावर 98 लिख लो इंटू 5 लिखो बाई 13, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जो 5 दिख रहा है ना इसको हम 5 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं और बाई 13, 5 का पावर 2 मतलब 25 अपॉन 3 पावर 19 इंटू 5, ठीक है। ये 3 कहाँ चला गया भाई, तो अंदर कहाँ चला गया ये,
3 की पावर 19 अपॉन 13, 3 नहीं यार 25, तो 13 to 26 मतलब -1 बचा रिमाइंडर यहाँ से, तो -1 की पावर 19 इंटू 5 हो गया, -1 की पावर 19 मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से, -1 आया, -1 इंटू 5 दिस इज वॉट -5, -5 रिमाइंडर नहीं हो सकता भाई, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। 13 में से 5 माइनस कर लो, 8 हो जाएगा आंसर, 13 से डिवाइड कर रहा था ना, so the answer is what 8. Next, what is the value of determinant of the inverse of the matrix? What is the value of the inverse determinant of inverse मतलब a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अच्छा मतलब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये तो प्रॉपर्टीज ही होता है भाई, a का डिटर्मिनेंट इनवर्स मतलब 1/a का डिटर्मिनेंट, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a, -8 + 10 2 माइनस सॉरी 1/2 आंसर होगा, इजी पीसी। ओके, ये कैसा सवाल है भाई, दिस इज द सेट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 26 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ओके, 45 बच्चा है टोटल, क्रिकेट खेलने वाला कितना बच्चा है 34, फुटबॉल वाला कितना है 26, और एज स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। अच्छा मतलब ऐसा है, ये और ये रहा ना, क्रिकेट खेलने वाला 34 है, 26 है फुटबॉल खेलने वाला, और टोटल बच्चा कितना है, टोटल बच्चा 45 है, 45 बराबर 34 + 26 माइनस दोनों खेलने वाला बच्चा, तो कितना आ जाएगा जी, जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलता है 50 6 4 10 60 - 45 दिस इज 15 बच्चा ऐसा है जो दोनों गेम खेलता है, तो ये खेलने वाला कितना हो गया 34 - 15 कर दो, 34 - 15 9 एंड दिस इज 19, ये हो गया 19, ये हो जाएगा, ये कितना था, ये था 26 में से 15 माइनस कर दो, ये 1 11 हो गया ये, तो एग्जैक्टली 1 गेम खेलने वाला बस ये है 19 और 11, ओ भाई साहब नहीं आया, व्हाट मिस्टेक वी डिड, 30 20 50 और 10 60, 60 - 45 15, 34 - 15 अगर करते हैं 5 9 और यहाँ हो गया 1 19, और ये आ गया 11, तो 9 1 10 30 30 होगा भाई, ये तो गलत लग गया यहाँ पे टिक, ब्लंडर हो गया ब्लंडर भाई साहब। ओके ठीक है, ये हो गया, नेक्स्ट है 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर क्या कर रहा है, ये और ये कैसा सोल्यूशन है, कैसा, ये ऐसा है जी, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है, a1/a2 है ना, सबको लग रहा होगा ये भाई ये होगा, अरे नहीं भाई ठीक से देखो, 2/-10 b1 -3/15 -5/50, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, सही है। इसमें क्या कह रहा है, क्या चक्कर है यहाँ पे देखें एक बार, ये आपको पता है माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा की पावर 2m, और ये आयोटा की पावर लिखा है 2m, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 1/आयोटा की पावर 2m और आयोटा की पावर 2n, सो क्या आ गया, आयोटा की पावर 2n - 2m, 2 कॉमन निकालो भाई, n - m = आयोटा की पावर 4, क्योंकि 1 चाहिए 1, 2 टाइम्स n - m = 4, n - m ओ ये तो भाई लोचा हो गया भाई, तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, m - n पूछा ना अपने से, तो 1 तो वैसे आएगा, आ ही नहीं रहा क्या, आयोटा की पावर 2n - 2m, 1/आयोटा की पावर 2m लिखा है, और यहाँ आयोटा की पावर 2n लिखा है, 1/आयोटा अगर इतने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा सही लिखा हुआ ये, तो हम लोग इसको आयोटा की पावर 2m आयोटा की पावर 2n, आयोटा की पावर हो गया 2n - 2m, दिस इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, करेक्ट है ये, एकदम सही चल रहा है ये, 2n - 2m 4, n - m = 2, आपसे बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m - n, एक काम कर लेते हैं ना अपन, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, ये यहाँ से यार कॉमन निकाल लो, माइनस की साइन ही कॉमन निकाल लो,
m माइनस n, और यहाँ पे 1 चाहिए, 1। आयोटा के पावर 4 से तो नहीं आ रहा है, -1 वैल्यू पॉजिटिव 8। 4 अगर करते हैं तो -4 करो, क्योंकि आयोटा 1/आयोटा के पावर 4 भी 1 ही होता है भैया ना। सो m माइनस n का वैल्यू कितना आ गया, -4, ये कट गया। m माइनस n इज इक्वल टू 2। आप समझे बात? अरे आयोटा के पावर -4 का मतलब 1/आयोटा के पावर 4, और 1 नहीं होता है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, और नेगेटिव वाला था, नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए नहीं तो आयोटा के पावर 4 ही रखने वाले थे हम। ठीक है, ये क्या लिखा, इन ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z = 7 एंड ये इज इक्वल टू ये क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। ठीक है भाई, हाँ सही है। वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ d2 पूछ रहा, d2 इजी पीजी एकदम। d2 का मतलब क्या है, d2 मतलब हो गया सेकंड वाला कॉलम को उड़ाओ और यहाँ बैठाओ कांस्टेंट को लाके, ये 1 1 1 1 3 4, और सेकेंड वाली जगह पे कौन आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट्स। x 7 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया। इसका डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो यू विल गेट द -3। ओके, 15 कंसिडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए बी इनवर्स ए, गलत लिखा है, पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स होता है, गलत है। बी ए इंटू ए इनवर्स ए तो पक्का गलत है भाई, ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू हम आइडेंटिटी कहते हैं। अगर ए बी लिखा है तो ए बी का इन्वर्स होता है तब ना आइडेंटिटी होता है, तो उल्टा लिखा है ये। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये तो पूरा ही गलत है, अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सो ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। ओके, इसका चाहिए डिटरमिनेंट, इसका ए एल पी क्या हो रहा है भाई, ये ए पी एल किधर है भाई, इसमें बी क्यू एम क्या कर रहा है भाई, ये सी एन आर मतलब जगह रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट है ये, क्यों सही है देखो, पी ए एल, पी यहीं छोड़ दो, इसको उठा के यहाँ ले आओ, इस जगह पे इसको यहाँ लेके भेज दो, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो ऐसा मिलेगा। और फिर एक बार और चेंज हुआ है, राइट, देखो ना, ये यहाँ आया फिर यहाँ चला गया, और फिर ये जो यहाँ पे आया ना ए बी सी यहीं रहेगा, इसको यहाँ लेकर के आए, करेक्ट, रुको, इसको उठा के यहाँ ले आओ, नहीं इसको उठा के यहाँ ले आओ, इसको उठा के यहाँ भेज दो, एक बार चेंज हुआ नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद जो ए बी सी यहाँ पर आया है इसको उठा के फिर इस जगह पे भेज दो, यहाँ भेज दो, और एल को यहाँ बुला लो, 2 बार चलेंगे आप रो चेंज, तो वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, सेम ही आंसर है। ये है 1 ओमेगा में स्क्वायर विद 3 की यूनिटी, ये और x बराबर ऐसा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का सिर्फ बी ओमेगा, राइट, और दिस इज जेड स्क्वायर एज वेल। तो बस इसको सॉल्व करना है ना, या प्लस होगा, प्लस ये प्लस है, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा के पावर, ये ओमेगा स्क्वायर ये बी ओमेगा स्क्वायर, सबको सॉल्व करो, ये वैल्यू 6 से भी आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ 1 पुट कर देना, और कहीं पे अगर ओमेगा स्क्वायर आता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है तो उसको माइनस ओमेगा पुट करना, मतलब आपको पता है ना ओमेगा का रिलेशन, ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1। यूज दिस कॉन्सेप्ट, यू विल गेट टू नो। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक है, तो देखो ऐसा है ना, इसमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और डिजिट्स आपके पास कौन कौन सा है, 1 2 3 4 है, चलेगा। तो कैसे क्या केस बन सकता है, एक तो 1 2 केस बनेगा, एक 2 4 बन सकता है, और एक 32 बन सकता है। तो 4 डिजिट है आपके पास, तो 2 बच गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो टोटल कितना हो गया 6। तो टोटल आंसर 6 होगा इसका। 19 ABC are the sides of triangle ABC, P is the perimeter of triangle, then what is this? इसमें क्या है ना, P perimeter है, राइट, P इज इक्वल टू होता है कितना भाई, A प्लस B प्लस C हो जाएगा perimeter। तो आप क्या करो ना, कॉलम 1 में चेंज करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दो, तो A प्लस B प्लस C प्लस B, A प्लस B प्लस C प्लस B, A प्लस B प्लस C प्लस B,
दिस इज ए एंड दिस इज बी प्लस ए एंड दिस इज ए, बी 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 प्लस बी, इसका डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी को अगर अपन बाहर निकालते हैं 1 1 1, ए बी प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगा, और ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितने, पी के बराबर है, तो ये टोटल बन गया 2p। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा, कुछ तो मिलेगा यार ना इसको सॉल्व करने के बाद, और इतना मिलेगा कि आप 3p क्यों मिल जाए, ठीक है। ये एक्सपैंड करो, और एक्सपेंशन से बेटर है कि अभी आप क्या करो, पहले R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर R2 से R3 भी सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो आएगा उसको एक्सपैंड करो, यू विल गेट द वैल्यू 3p क्यूब। ओके गाइज, नेक्स्ट इज 20 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 100। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको बताया था, अगर पावर इवन होता है तो इवन पावर में हम लोग क्या करते हैं, n/2 + 1, मतलब कि +1 नहीं, सॉरी, n/2th टर्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है ना NCR, जिसमें r का वैल्यू n/2 हो जाएगा अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो NC कितना हो जाएगा 50, n का वैल्यू कितना 100 है तो 100C 50। अब ये चीज़ आपको देखना होगा कि 100 से 50 वाले में कोफिशिएंट क्या आएगा, तो देखो ऑब्वियसली 1 + x की पावर 100 है ना, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा NC 50, मतलब 100C 50, और फिर x की पावर 50 बनेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्सपेंशन होता है ना ऐसा, जिसमें नीचे जो भी रहता है वही चीज़ यहाँ लिखा होता है। तो आंसर इज व्हाट, 100 से 50 में इसके कोफिशिएंट सबसे हाईएस्ट आएंगे, x की पावर 50 के, यही तो आ रहा है ना 100 से 50। नाउ दिस इज 21 नंबर क्वेश्चन सी। 21 में क्या हो रहा है, x² का वैल्यू ऐसा लिखा है, और ये दिया भाई, ये सब पॉजिटिव है, और β² का वैल्यू जो है ना अल्फा टाइम्स log a² 0.5 लिखा है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग β² का जो वैल्यू है ना, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स log अल्फा नहीं a² एंड दिस इज 0.5 लिखा है। यार कुछ नहीं, देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा ना, ये x², ये है कुछ, ये कुछ है, एंड दिस इज कांस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ b, सो दिस इज x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कुछ ऐसा है ना, लाइक दिस। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग ये करते हैं कि जस्ट यू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a, ये वाला रिलेशन का यूज़ करो, और यहाँ से आप जो है ना वैल्यू बीटा का यूज़ करके एंड सॉल्व करो, राइट। तो आपको वहाँ से बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा आपको, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दिस इज ऑप्शन नंबर सी विल गेट, ठीक है। ओके, सेम यहाँ भी ये देखो log 10⁻² की पावर j लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो, log, एक मिनट इसको हटा लो, ये सब कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे log 10⁻² की पावर 1, फिर log 10⁻² की पावर 2, एंड दिस इज सो ऑन चलेगा n तक। तो बात ऐसा है ना सर, सिंपल ये है कि आप देखेंगे तो ये जी भी चल रहा है भाई, जी भी log 2 ये चल रहा है ना, आप log 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 एंड दिस इज सो ऑन, इसका फॉर्मूला लगाओ, n × n + 1/2 आएगा। और ऐसे यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, इसमें भी log 5 बेस मिल जाएगा यहाँ पे, और n × n + 1/2, फिर p प्लस की वैल्यू 66 आ रहा है। तो यार देखो अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, n × n + 1/2 log 2, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, log 10⁻5, राइट, और n × n + 1/2, तो यहाँ हो गया log 10⁻, ठीक है, n × n + 1/6, सॉरी 2, और प्लस n × n + 1/2, और यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, n × n + 1/2, और यहाँ हो जाएगा log 10⁻² प्लस log 10⁻5, इसका वैल्यू दिया 66, ठीक है। ये तो 10 हो गया, 2 × 5 10 होता है, और log 10⁻10 1 हो गया, तो क्या मिला, n × n + 1/2 इज इक्वल टू 66, इसको जब भेज दो 132 हो जाएगा। बस अब इसको यहाँ से n का वैल्यू निकालो फैक्टराइज करके, तो n का जो वैल्यू आएगा 11 आएगा, 11 जो कि 9 और 12 के बीच में आता है, इसलिए 23 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली पी प्लस क्यू का जो वैल्यू है ना, ये 15 दिया है, तो क्यू माइनस पी पूछा आपसे, तो कुछ नहीं है, देखो पी और क्यू का वैल्यू पता चल गया आपको, पी और क्यू का वैल्यू पता चल गया। इसमें आप क्या करो, इसमें पुट करके सेम तरीके से इक्वेशन क्रिएट करके पी और क्यू जब पता चल जाएगा तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो वो निकालना ये आ जाएगा। ओके, फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा पार्ट 2 है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर सॉल्यूशन विच वाज हेल्ड ऑन 14 सितंबर। तो हम लोगों ने इससे पहले 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब ये देखो क्या है, इसमें क्या गिवन है ना, p का वैल्यू sin a प्लस साइन बी लिखा है और q का वैल्यू cos a प्लस cos b लिखा है, राइट। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि p बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो p बाई क्यू का मतलब हो गया कि साइन a अपॉन साइन b का वैल्यू क्या पूछ रहा है। ये देखो ऐसा पूछ रहा है, साइन a प्लस साइन b और अपॉन एंड दिस इज cos a प्लस cos b, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, p अपॉन q। अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर दैट इज tan a प्लस बी, राइट। 29th नंबर देखो और 25 के बाद 26, वेर इज 26, ये रहा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप ऐसा कर लो, देखो पी बाई क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा ना आपको, है ना। यू विल गेट व्हाट, tan a प्लस tan b, सॉरी दिस इज tan a प्लस b और बाई 2, ये किसका वैल्यू है, ये है p बाई क्यू का वैल्यू। तो अपने से ये पूछ रहा है, इसमें से काम कर लो, क्यू स्क्वायर कॉमन निकालो, नीचे से भी क्यू स्क्वायर कॉमन निकालो। ऊपर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। p बाई क्यू का वैल्यू कितना है, tan a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एंड दिस इज a प्लस बी अपॉन 2 एंड दिस इज प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, माइनस का साइन कॉमन निकालना अगर तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज माइनस टाइम्स cos और यहाँ बन जाएगा a प्लस बी और बाई 2 इंटू 2, तो ये a प्लस बी बचेगा सिर्फ। अब इस माइनस के साइन को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस एंड दिस इज a प्लस बी। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया बात। उसके बाद है 27 में देखो क्या लिखा है, ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रूट थ्री बाई 4 एंड दिस इज पी इज व्हाट, कॉसेक 20 और माइनस क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक 70 और बाई यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। 1/4 को कॉमन निकाल लो और यहाँ से ये हो जाएगा रूट 3 एंड दिस इज कॉसेक 20 माइनस कॉसेक 70। सो दिस इज 1/4, यहाँ रूट 3 कॉसेक 20 मतलब 1 अपॉन साइन 20 हो गया माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा ये कॉस 20 लिखा ना, सॉरी क्यू का वैल्यू यहाँ पे ये कॉसेक है, राइट। तो 1/अपॉन साइन 70 हो गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये जस्ट टेक द एलसीएम, ये यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा और फिर नीचे साइन 20 इंटू साइन 70 रहेगा और ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा साइन 70 साइन 20 है, ये रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट यू विल गेट द वैल्यू 1, ठीक है। ये आपको इतना स्टेप का हिंट कर दिए, इसको खुद से करना। अब आता है 28 नंबर में। 28 नंबर में भी सेम काम करना है, जो p दिख रहा है p का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और q का वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करना, देन यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1, है ना। प्रोसेस वही रहेगा आपका। यहाँ देखो क्या लिखा है, cos 2x प्लस 3y अपॉन 1/2 एंड दिस इज रूट 3/2। तो बोल रहा है कि बताओ x प्लस वाई के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। देखो अगर cos का वैल्यू 2x प्लस वाई का वैल्यू अगर हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ओनली 60 डिग्री होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, इसका मतलब कि ये माइनस पाई है और ये माइनस पाई से लेके घूम के ऐसा है प्लस पाई तक, मतलब सारे क्वाड्रेंट आ गए ना। तो सिर्फ 60 डिग्री नहीं होगा, देयर विल बी 4 वैल्यूज, है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग cos 2x प्लस 3y के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज आएंगे, यहाँ से भी 2 वैल्यूज आएंगे। तो आप जब यहाँ से वैल्यू रख रख के मतलब लाइक ऐसा है ना, देखो और 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री हो गया। और यहाँ से 3x प्लस 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे तो एक तो 60 डिग्री हो जाएगा, दूसरा -60 और -30 भी पॉसिबल है, राइट। समझ आया बात ना। तो ऐसे करके आप यहाँ से वैल्यूज हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक -60 और +30 वाला भी वैल्यू पॉसिबल है ना। तो ऐसे करके जब सारे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल 4 आंसर आएगा, 4 सॉल्यूशंस यू विल गेट।
हाउ मेनी वैल्यूज डस y माइनस एक्स हैव, y माइनस एक्स निकालना आपको। तो y माइनस एक्स मतलब जब ये x और y के वैल्यूज आएंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। तो अगर x और y के 4 वैल्यूज आ रहे हैं तो उनके डिफरेंसेस भी 4 आएंगे। तो 4 आंसर हो गया यहाँ पे। 31 में ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है, इसको उठा के सबको एलएचएस में लेके आ जाओ। तो जब ये सब कुछ अलग इधर आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और कह रहा है इसके रूट्स इक्वल है। तो अगर रूट्स इक्वल है तो डी इज इक्वल टू 0 करो। डी जैसे 0 हो जाएगा तो आपको एक रिलेशन मिलेगा ये वाला। और ये जो रिलेशन है ये दिखा रहा है कि ये एचपी में है। तो एचपी इज व्हाट, दिस इज द एचपी। सेकंड पार्ट इसका एचपी का हो गया आंसर। नेक्स्ट ये 22 हो गया, 32 पे देखते हैं। ये एपी है ना, 6 10 14 4 का डिफरेंस चल रहा है, ये भी एपी चल रहा है, ये दोनों इक्वल है। तो एम और एन के बीच में अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन इस वाले को वैलिड करेगा, ट्रू हो जाएगा इस पर, ये वाला रिलेशन आएगा। ठीक है। और बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल, एम के कितने वैल्यूज पॉसिबल है ये भी पूछा आपसे। तो एम के वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 2 वैल्यूज आ जाएंगे। एम के टोटल 2 वैल्यूज आ जाएंगे। आपको इस वाले इक्वेशन पे सेटिस्फाई करवा देना है बस। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। अच्छा ये तो हो गया अपना। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स है जो कि प्लेन पे है, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। तो सोचो अगर प्लेन पे टोटल 8 पॉइंट है जिसमें से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा। टोटल ट्रायंगल्स बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए अपने को, टोटल 8 पॉइंट है तो 8C3 जिसमें से 4 पॉइंट जो कोलिनियर है उसका 4C3 डिफरेंस कर लो तो आंसर 52 आ जाएगा। ठीक है। 4C3 डिफरेंस करती है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो जो 4 पॉइंट्स है उससे तो ट्रायंगल्स बनेगा नहीं। और हाँ ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी क्वाड्रेटर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस पॉइंट्स। तो क्वाड्रेटर्स कितने हो जाएंगे, देखो अगर 8 पॉइंट है तो 4 पॉइंट चाहिए और 4C4, इससे जो भी बनेगा क्वाड्रेटर वो क्वाड्रेटर होगा ही नहीं तो 1 माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा 53 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट fx का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे f(1) f(4) भी दिया हुआ है। आपसे कह रहा है 2 इज द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0। तो सोचो अगर f(1) का वैल्यू अगर देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, इसका वैल्यू 2 दिया है, ये हो जाएगा 16a प्लस 4b प्लस सी का वैल्यू ये भी 2 हो गया। 2 इज द रूट ऑफ fx मतलब 2 इसके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, 0। राइट, ये मिला है ना। तो इन 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व करो इसको, आंसर कितना आएंगे, fx इज इक्वल टू अदर रूट बोल रहा है। तो अगर ए बी सी पता चल जाएगा तो ए बी सी यहाँ पुट कर लो। इसमें से एक रूट पता है तो एक रूट पता है तो फिर आप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए लगा के और बीटा निकालो, सेकेंड रूट 3 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप ए बी सी निकलेगा और वो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अगर आप निकालते हैं तो अच्छा यहाँ पे 38 ये रहा मैट्रिक्स है ना, 38 39। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर 4। ए की पावर 4 क्या होता है, देखो आपको पता है ए की पावर n इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस एन थीटा कॉस एन थीटा। तो अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसके डिटरमिनेंट क्या बनेंगे, तो डिटरमिनेंट ये माइनस ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा, वैल्यू कितना बन जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 4 करने का मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अब ये आसान है। अब मान लो आपके पास मैट्रिक्स ए है अवेलेबल तो आप मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल लो और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाल दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे, है ना, इसलिए मैट्रिक्स यहीं आ जाएगा वापस अगर आप करते हैं तो। ये क्वेश्चन देख लो, ये बाइनरी का क्वेश्चन है तो बाइनरी क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े होंगे, बाइनरी का अलग रूल होता है इसका, तो ये देख लेना एक बार, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा है, सेट x कंटेन्स 3n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट y कंटेन्स 2n एलिमेंट्स एंड दे हैव n एलिमेंट्स इन द कॉमन। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स हैव।
ये कुछ ऐसा सीन बन रहा है, मतलब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि देखो ये ऐसा है, दो सेट है, ये सेट एक्स हो गया और अदर दिस इज सेट वाई, राइट। सेट एक्स में ना टोटल 3n एलिमेंट्स है एंड सेट वाई के अंदर टोटल 2n एलिमेंट्स है एंड दे हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन। ये कॉमन एलिमेंट्स n है इसके अंदर। इसका मतलब कि सिर्फ इसके अंदर 2n एलिमेंट हो गया और इसके अंदर n एलिमेंट हो गया, तभी 2n होगा। तो बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x माइनस वाई। अगर हम x माइनस वाई कर दें, x माइनस वाई का मतलब कितना हो गया, 2n हो गया, और y माइनस एक्स मतलब n हो गया, तो 2n इंटू एन कितना हो गया, 2n स्क्वायर हो। लो, ये 43 नंबर क्या दिया है, सेट ए दिया है आपके पास और सेट पी दिया है। कह रहा है कि इस रिलेशन के अंदर कितने लोग आएंगे बताओ। तो देखो एक्स जो है वो इसमें से आएंगे और वाई जो है वो सेट पी से आएंगे। तो इधर से चलते हैं। -3 का मॉड अगर आप देखें तो इधर से कोई है क्या ऐसा, हाँ 4 है, मतलब 3<4 फिर 3<9 है ना। ऐसे करके आपको पेयर लिखते जाना है, लाइक -3, 4 फिर -3, 9 फिर -2, 4 फिर -2, 9 फिर -1, -1, 4 हो जाएगा, फिर -1, 9 हो गया, फिर 0, 1 फिर 0, 4 हो जाएगा और फिर 0, 9 हो जाएगा। मतलब ऐसा देखना पेयर कि जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोटल 15 आंसर आएंगे इसमें, ठीक है। 44 में क्या लिखा है, x इज n बाई n मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ mx इज इक्वल टू m की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ x वेर m इज स्केलर। तो ये तो सही बात है भाई, है ना। जब भी m बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से तो m की पावर n लेके निकलेगा। और स्टेटमेंट 2 क्या है, y इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड x बाई मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम बाई, अगर हम किसी भी मान लो कोई कांस्टेंट m मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो m जो है वो यहाँ पर आएगा। मतलब आप किसी भी कॉलम या रो से एक सिंगल रो से m कांस्टेंट निकालते हैं बाहर, तो m ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 का, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो ये आता है, ठीक है। नाउ दिस इज, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे मैट्रिक्स m दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। तो m का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और डिपेंड करता है कि m का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब m जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो गया। m इज नॉन सिंगुलर तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट रॉन्ग, नॉट करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स 9 लिखा है, कॉट इनवर्स 9 को अपन tan में चेंज कर लें तो tan इनवर्स 1/9 बन जाएगा। इसको भी tan में चेंज कर लो, tan का फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और सॉल्व करो, पाई/4 आ जाएगा, अंदर में 1 आ जाएगा। 47 में क्या है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा इज लेस देन -पाई ग्रेटर देन पाई, ऐसा कुछ है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि बोथ सेटिस्फाई द इक्वेशन कॉस्ट एंड कॉसेक थीटा साइमल्टेनियसली। तो आपसे कह रहा है कि बताओ सी थीटा के वैल्यूज कितने आएंगे। तो ठीक है ना, कॉट थीटा का वैल्यू अगर -√3 दिया है तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई/3, है ना। कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा, राइट। कॉट थीटा का जो वैल्यू है ये है -√3। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा -पाई/6। और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है ये -2 है। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई/6, -पाई/6, राइट। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर दिस वन विल बोथ सेटिस्फाई द, तो दोनों सेटिस्फाई करने के लिए एक वैल्यू दिख रहा है मेरे को, वो है -पाई/6। तो आंसर इज 1। ये x प्लस 1/x का लोग 2 कॉस थीटा लिखा है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आसान है ये तो, है ना। अगर x प्लस 1/x का अगर आप क्यूब कर देंगे तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 और 3x² इंटू, तो 3x बन जाएगा ये, और प्लस 3xy कर लो, राइट है ना। 3 इंटू ये और यहाँ x प्लस 1/x हो जाएगा।
तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू जो है ये हमने को फाइंड करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया 8 cos क्यू थीटा, और ये तो x कट गया -3, और इसका वैल्यू है 2 cos 2 थीटा। दिस इज 8 cos क्यू थीटा -6 cos थीटा, 3 नहीं 2 कॉमन निकल गया, 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ये किसका वैल्यू है cos 3 थीटा का। सो आंसर इज 2 cos 3 थीटा, करेक्ट। और दिस इज फॉर 49 में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना। आप साइन कॉस में चेंज कर लो और फिर उसके बाद ट्रिगो का इक्वेशन लगाओ, एक्स का पता चल जाएगा। 0 से 90 के लिए फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही आंसर आएगा इसमें। समझा, ये तो बहुत ही आसान है। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स लिखा है, सेक इनवर्स को आप पहले इसको क्या करो, आप कॉस में चेंज कर लो या फिर इसको थीटा मान लो, ठीक है, या फिर आप टैन के टर्म में इसको लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, टैन एंड दिस इज 1/2 टैन थीटा, राइट। इस पूरे को थीटा मान लो, बेस्ट रहेगा। 1/2 एंड दिस इज सेक इनवर्स को थीटा मान के बनाओ, इसको उधर भेज दो, फिर इसको चेंज कर लो टैन में, है ना। यू विल बी एबल टू गेट द आंसर 2 - √3 आ जाएगा ये। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये मैं आपको बताता हूँ, इसका वैल्यू निकाल लो, ये एंगल कितना निकलेगा, ये मेरे को लग रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है, नहीं सॉरी 30 डिग्री है ये, तो 1/2 इंटू 30 डिग्री हो गया 15 डिग्री, tan 15 का वैल्यू होता है 2 - √3, हो गया ना। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। चलिए नेक्स्ट एक और वीडियो देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 51 पे देखो। 51 में क्या कह रहा है, प्लेन पी इज पैरेलल टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 132 एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो ये बहुत सिंपल है, आप इन दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जो वैल्यू मिल के आएगा वो आपको ये ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पी का मतलब हो गया कि ये जो प्लेन आएगा आपके पास है ना, ये 132, ये आपको डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है इस डायरेक्शन रेशियो का, और इसके द्वारा जो आएगा डी आर, उन दोनों का आप क्रॉस करेंगे तो जो आपको मिलेगा ना, वहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है सपोज एस इज द स्फेयर विद द स्मॉलेस्ट रेडियस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो पूछ रहा है कि बताओ सपोज एस इज द स्फेयर विद स्मॉलेस्ट रेडियस। अब यहाँ पे आपको स्फेयर का आपको लिखना है इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर प्लस z - z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 बाई 1 एक एक करके वैल्यू यहाँ पे पुट करना है x y z का। एक बार 1 0 0 पुट करेंगे, और एक बार फिर हम लोग यहाँ 0 1 0 पुट करेंगे, फिर 0 0 1 पुट करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग्स व्हाट यू विल गेट, कि आपको जो है ना सर्कल, आपको स्फेयर का यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें रेडियस निकालना होगा, तो यहाँ से r जो आएगा ये वाला रेडियस √2/3 आ जाएगा। एंड देन आफ्टर आपसे कह रहा है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डज द सेंटर एस लाई। तो बहुत आसान है, जब आप स्फेयर का इक्वेशन लिख लेंगे तो आपके पास जो पॉइंट x1 y1 z1 निकल के आएगा, वो वाला पॉइंट इसमें देखना है कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, जिस पे सेटिस्फाई करेगा वो उसका इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 55 नंबर। 55 में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। बोल रहा है कि बताओ ABCD पैरेललोग्राम में अगर आप फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है, तो फोर्थ वर्टेक्स निकालना काफ़ी इजी होता है। ऐसे अगर दिया हुआ है A B C और D, अगर आपके पास ABC है, D निकालना है, तो आसान है, आप क्या करो, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अप्लाई कर दो, तो वो बन जाएगा। या फिर बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है इसको ना, इसको इस तरीके से बना लें, तो सिंपल रहेगा ये। लाइक ये पॉइंट दिया है A B C और D निकालने का शॉर्टकट भी होता है, ये दोनों का एडिशन करो और माइनस इसको कर दो, जो आएगा वो D पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो आपको ये निकल जाएगा पॉइंट, है ना। इक्वेट करना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे, तो ईजी है, मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ पे अगर मान लो हम x1 y1 और z1 लिख दिए,
तो ये प्लस ये बाई टू मिड पॉइंट और ये प्लस ये बाई टू इसे इक्वेट करेंगे तो x1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, इफ एंगल बी सी डी इज थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा निकालेंगे, बी सी डी कहाँ है भाई, बी सी डी ये वाला एंगल निकालना है। तो बहुत आसान है, इसका वेक्टर लिख लो, इसका वेक्टर लिख लो, दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वहां से कॉस थीटा आएगा, उसका स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर में, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन y 4y इज इक्वल टू mx माइनस m प्लस टू रिप्रेजेंट्स। तो ये कैसा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द कंकरेंट लाइंस, है ना, क्योंकि आपको पता है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में आपको ये दिखेगा, m कॉमन निकाल लेना तो आपको ये कंकरेंट लाइन मिलेगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b एंड c कॉमा d इन दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, इक्विडिस्टेंस बोल रहा है आपसे, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट। तो देखो लाइन का इक्वेशन जो है ना आपके पास, फ्रॉम द पॉइंट ऐसा बोला, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा b एंड c कॉमा d, मतलब ये रहा a कॉमा b, ठीक है, दिस इज व्हाट a कॉमा b एंड दिस इज व्हाट c कॉमा d, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको। तो आप इसके ऊपर h कॉमा k मान लो और फिर यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से एक इक्वेशन लिखो, ये जो आएगा ना इसको, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस करके एक लोकस क्रिएट करो और जो आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो फिर आपका k का वैल्यू पता चल जाएगा कितना आ रहा है, ठीक है। 59 इसमें कह रहा है कि विच कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। तो ये काफ़ी आसान है, इसको अपन लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3y, तो y के अबाउट सिमेट्री होगा नीचे की तरफ, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला ये जा रहा होगा, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड, ये तो गलत है। द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऑब्वियसली सही है, ये इसका एक्सिस ये है ना, तो इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन आप लिख सकते हैं आराम से, है ना, अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे 4a है, तो 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a का वैल्यू जो है वो -3 है, -3 इज इक्वल टू 4a, तो फिर -3 इज इक्वल टू 4a का मतलब हो गया a इज इक्वल टू आ गया -3/4। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू -3/4, सो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत हो गया ये। नेक्स्ट है 60, हाँ 60 में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ये आसान है, x अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको उठा के नीचे ले आओ, 2/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस a स्क्वायर को भी नीचे भेज दो इसके साथ, ठीक है, यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी a स्क्वायर आ जाएगा, तो आप ये इंटरसेप्ट है इसका, इन दोनों इंटरसेप्ट को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर फॉर्म क्या बनेगा, आप देख लो 4 इक्वेशन दिया है, चारों में से किस में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं क्या, तो देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो √7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको, दैट इज वाई दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर्म कह सकते हैं इसको, मतलब है वो, है ना। पर इसमें देखो इफ द वर्टेक्स बी एंड डी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आर दिस व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया पूछा है स्क्वायर का, तो बी और डी का वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स बी एंड डी ऑफ स्क्वायर, मतलब ये अगर स्क्वायर है और ये लिखा है ए बी सी और डी, तो बी और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये x है और ये भी x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, यहाँ से x निकल जाएगा, इस x का वैल्यू जैसे पता चल रहा है, सॉरी ये वाला x का वैल्यू, तो हो गया साइड इंटू साइड लगा देना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ द थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, साइन थीटा निकालना है आपको, तो साइन थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू आप लगा दो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और इसका लेंथ, सो द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 यू कैन फाइंड, यहाँ से आप m1 m2 फाइंड कर लीजिए, और जो भी m1 m2 यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्व करने के बाद tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, उसको तुम चेंज कर लो साइन थीटा में,
तो आपको पता चल जाएगा कि दो लाइन के बीच का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कट जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट है जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है वो x को टच कर रहा है p पे और y को टच कर रहा है q पे, तो बोल रहा है पी क्यू का वैल्यू बताओ। तो मतलब कि ये कुछ ऐसा बोलना चाहता है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये एक सर्कल है जो कि x और y दोनों को टच कर रहा है, तो x को टच कर रहा है p पर और y को टच कर रहा है q पर, तो इसका मतलब कि ये रेडियस है और ये रेडियस के इक्वल हो गया। तो इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, r कॉमा आर हो जाएगा ये। तो आपसे कह रहा है कि सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिखता है, x को भी टच कर रहा है y को भी टच कर रहा है, तो पी क्यू का लेंथ बताओ। पी क्यू मतलब ये लेंथ चाहिए इसको, ये लेंथ। तो p और q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, या फिर ये r है ये r है तो पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, तो r निकालना है मेनली यहाँ पे। तो आप क्या करो, सर्कल के इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तुम सर्कल के इक्वेशन लिख लो और इक्वेशन लिखने के बाद इसके इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, है ना। आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, आर आर सेंटर हो गया, रेडियस भी आर हो गया, इसके साथ कंपेयर कर लो, आर का वैल्यू पता चल जाएगा और वो जो आर होगा वो उसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो √2 के आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल है, और ये आपका √5 आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर ही सकते हैं, आता होगा आपको ये। तो नेक्स्ट है पी का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का लेंथ दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, तो पी क्यू का लेंथ पूछा आपसे, तो इट वेरी सिंपल। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दिया है तो यहाँ लिख दो, है ना। आपसे ये पूछना चाहता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, और यहाँ हो जाएगा लेंथ। आप इसको अंदर क्रॉस करना है, यहाँ पे ना क्रॉस करना है, ए माइनस बी का क्रॉस करना है ए प्लस बी के साथ। अगर आपको क्रॉस करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ पी क्रॉस क्यू का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास ये p का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे ऐसा कर लो a माइनस बी का लेंथ एंड दिस इज a प्लस बी का लेंथ, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स a माइनस बी, मतलब p एंड q के बीच का एंगल हो गया ये। तो आप p क्रॉस q फाइंड कर सकते हो यार, कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे a और b का भी लेंथ दिया हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्रॉस q, राइट। ओके, इसमें इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, कॉची थ्योरम लगेगा इसमें, है ना। वो थ्योरम इसमें क्या बोलता है आपको याद होगा, ये वाला थ्योरम लगेगा, ए क्रॉस बी का लेंथ का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर एंड दिस इज बी का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ए डॉट बी का वैल्यू है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए भी है बी भी है आपके पास, यहाँ से आपके पास ए क्रॉस बी का लेंथ पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी, और यहाँ से सॉल्व करके निकालना, वैल्यू पुट कर लेना यहाँ से। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। तो इसमें कह रहा है कि कितने इसमें वेक्टर, चार ऑप्शन में से कितने ऐसे हैं जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यार देख लो डॉट प्लॉट करके, जी किसके साथ जीरो आ रहा है, जिसके साथ जीरो आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया। कैन बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डॉट डॉट करके देख लो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। या फिर और नहीं तो आसान करना है तो आप दोनों का क्रॉस कर लो, जो आएगा मिल जाएगा इसमें से ऑप्शन में। तो तीनों कह रहा है इसमें, तीनों मतलब तीनों आएंगे इसमें, और आने भी चाहिए क्योंकि देखो ना सब प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना। 4 8 5 10 3 6, यहाँ देखो 4 8 5 2 और 3 2 प्रोपोर्शनल है, तो ऑल ऑफ दिस हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये तो फिर बहुत ही आसान हो गया, अगर साइड्स दिया हुआ है तो फिर बेस इंटू हम लोग हाइट लिखते हैं, और वेक्टर में क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका लेंथ, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों का क्रॉस कर दो और फिर उसका लेंथ निकाल लो। द पोजिशन वेक्टर ए बी सी डी ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी आर गिवन ये, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ए सी एंड पी डी ऑफ द क्वाड्रेटर। एंगल निकालना है दोनों डायगोनल्स के बीच का। तो डायगोनल वेक्टर आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैरेललोग्राम का ये रहा ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज योर सी डी, तो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू भी दिया है और डी भी दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, आप ए सी वैक्टर लिख लो, बी डी वैक्टर लिख लो। ए सी वैक्टर ये रहा, बी डी ये रहा, दोनों के बीच का डॉट करो, ये एंगल पता चल जाएगा आपको कितना डिग्री आ रहा निकल के। फोर्स ये अप्लाइड टू
point A, if its moment about the point this is this one, then what is the value of lambda? तो आपसे क्या कह रहा है कि मोमेंट दिया है, मोमेंट का बात कर रहा है इसमें। मोमेंट का मतलब होता है r इज इक्वल टू, मोमेंट मोमेंट मतलब होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, है ना, दिस इज विच इज कॉल्ड टॉर्क, राइट। तो r वेक्टर है आपके पास, है ना, f वेक्टर भी दिया हुआ है और r वेक्टर भी दिया हुआ है। a और b के बीच का डिफरेंस निकाल लो r2 माइनस r1 करके और डॉट क्रॉस करो, जो आएगा वो इसके साथ कंपेयर करके लैम्डा निकाल लो, इजी है। नेक्स्ट है अगला, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, ये तो बोल रहा है कि बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब LHL निकालने के लिए कह रहा है, तो ये निकालने बोल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, तो 2 हो गया इसका आंसर, है ना, ये तो 1 हो जाता है। फिर x टेंड्स टू 0 प्लस पे बात हो रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना होगा, जस्ट स्लाइस करो इसको और स्लाइस करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 बन जाएगा आंसर इसका। ओके 73 देखो क्या लिखा है, x मॉड x लिखा है, तो -1 तो -1 तो जीरो छोटा होता है, तो माइनस ये जो मॉड x लिखा है उसको -x लिख दो और पहले से x लिखा हुआ है, सो दिस इज व्हाट -x²। तो fx का जो वैल्यू है ये हो गया -x²। आपसे कह रहा है बताओ लिमिटिंग वैल्यू इसके -1 का कितना आएगा, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो +1 इंटू माइनस, तो -1 हो जाएगा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये एरिया निकालना है इसमें, तो एरिया कैसा हो जाएगा fx, अच्छा fx तो भी निकल गया था ना, fx क्या आया था आपका, fx का वैल्यू आया था ऐसा, अगर x पॉजिटिव है तो x², x नेगेटिव है तो -x², तो ये ऊपर और यहाँ हो जाएगा नीचे, समझ आया बात में। तो उसके बाद फिर आपसे एरिया निकालने के लिए कह रहा है x इज इक्वल टू -2, ये रहा -2 और ये रहा +1, सो -2 और ये रहा +1, मतलब ये वाला एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं एरिया इसका, है ना, इंटीग्रेट करो इसको और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट -2 से 0, 0 से 1 या फिर -2 से 1 कर दो, लेकिन ये वाले पोर्शन के लिए मॉड लगा देना है क्योंकि नेगेटिव एरिया आएगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज नॉट सिमेट्रिक हियर, समझ रहे हैं बात आप लोग ना। नेक्स्ट है 75, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये कौन सा फंक्शन का बात हो रहा है भाई, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू +∞, तो सही है ना, यही फंक्शन का बात हो रहा लगता है, हाँ इसी का बात हो रहा है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फंक्शन तो इंक्रीज कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन इज डिफरेंशियल एक्स इक्वल टू, ऑब्वियसली डिफरेंशियल है, देखो कर्व बन रहा है यहाँ पे, स्मूथ कर्व है, तो बोथ 1 और 2 सही है। अब क्या आ गया यहाँ पे 76, fx बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू, fx दिया है, x+1 में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ x+1 बैठाओ, यहाँ पे x+1 बैठाओ, सॉल्व करके ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पे f ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा है, इसका एक वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या है इसमें, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि f ऑफ हो जाएगा सॉल्व ये, और f ऑफ रूट एक्स इज व्हाट, यहाँ पे रूट एक्स यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, तो दिस इज रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके बेसिकली आपको देखना है कि कितना आ रहा है, तो ये कट के 0 आ जाता है, सॉल्व करेंगे आप तो इसको 1 माइनस एक्स फिर एफ ऑफ रूट एक्स फिर प्लस एक्स और एफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लिखना है, इसको सॉल्व करना है, गेट 0। y दिया हुआ है यहाँ पे और स्लोप निकालना है ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन आप x इज इक्वल टू 0.5 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू सॉल्व करके मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आप प्रोडक्ट टूल से बना लेना, आसानी से बन जाएगा। उसी को डबल डिफ्रेंशिएट करके x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल और फिर ये एक साथ कंबाइन भी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ गया 1। नेक्स्ट है साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो बोल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बस x की जगह पे साइन थीटा यहाँ पुट कर दो। अगर x की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा पुट कर देते हैं तो फिर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू थीटा सेक क्यू थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन हैज़
कौन सा फंक्शन की बात हो रही है भाई? ये हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम है ये, नाइदर मैक्सिमम, ये 80, अच्छा इधर है, ये रहा एफ एक्स 1 माइनस, ये कह रहा है इसका डोमेन बताओ। डोमेन तो आसान है, क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ भी रख दो सब चलेगा, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है उसके अंदर। और मिनिमम मैक्स, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो और फिर मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप देख लो कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है ये फंक्शन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 0 माइनस पे और 0 प्लस पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो के का वैल्यू 0.5। एफ डैश करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा -1 पुट कर देना उसके अंदर, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नो u इज इक्वल टू ये लिखा है और v इज इक्वल टू ये लिखा है, आपसे कह रहा है u प्लस v बताओ, मतलब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, दोनों को ऐड करो, dv अपॉन dx आ जाएगा, मतलब ये जीत जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dv अपॉन dx। तो ठीक है, तो u और v को जब दोनों को ऐड करेंगे, आप समझ रहे हैं, e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x, e की पावर x कॉमन निकल गया, sin x प्लस कितना आ जाएगा cos x, sin का फंक्शन डेरिवेटिव cos है, मतलब e की पावर x sin x आ जाएगा जो कि v के इक्वल है, dv अपॉन dx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, ये है डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स, इतना आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सही है कि नहीं बताओ। तो सही है ना, डी यू अपॉन डी एक्स अगर करेंगे तो ये डी यू, ये यू है, डी यू अपॉन डी एक्स कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे तो, लेकिन इसमें दिक्कत है यार, डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे इसको तो क्या लिबनिज रूल लगेगा, डी यू मतलब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बस ये आएगा, तो कहाँ मतलब ई की पावर एक्स कॉस एक्स आ रहा है, तो सेम तो नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहाँ गई, 86 के बाद 87, 88, द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 3, द फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 4। कौन सा क्वेश्चन का बात हो रहा है, 87 पे कल देख लेते, ये रहा ना। तो 0 से 5 में पूछ रहा है कि बताओ x इज इक्वल टू 3.5 पे क्या होगा, तो 3.5 पे ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब x माइनस 3 और माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ये x कैंसिल हो गया, 4 में 3 गया, एक डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका। फिर ये कह रहा है फंक्शन इज डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे डिफरेंशियबल तो नहीं होगा भाई, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका 3 और 4 पे, तो 3 पे डिफरेंशियबल नहीं है, 4 पे डिफरेंशियबल नहीं है, 4 पॉइंट बनता है, तो ये 1 और 2 दोनों गलत है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखा है, आपसे कह रहा है एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ऑफ 0 बताओ, तो यार एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा, एफ ऑफ 0 निकालना आपको, तो आप ऐसा कर लो, अगर आप 0 पुट कर लो सीधा, छोड़ो, तो 10 की पावर 0 माइनस 10 की पावर 0 बाई 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0, 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया ऊपर, तो ये एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0 बन जाएगा सब, तो एफ ऑफ 0 0 आ गया आंसर। इनवर्स ऑफ द फंक्शन, अब ये इसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करो ना, ये y इज इक्वल टू लिखा है 10 की पावर x 10 की पावर माइनस एक्स बाई 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स, इसमें आप या तो डायरेक्टली निकाल लो इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा के, या फिर आप कॉम्पोनेंट और डिफरेंटो लगा लो इसमें, तो 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स बाई 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में 2 10 की पावर x आएगा और नीचे में भी आएगा आपको -2 10 की पावर समथिंग आएगा, फिर उसके बाद आप वहाँ से इन्वर्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, और यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, समझ आया बात ना। ओके, so now this is question number 87, now listen, 87 is what it is saying that dy upon dx, अच्छा ये तो हो गया अपना, है ना, ये भी हो गया, 90 तक हो गया। 91 देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, तो डिग्री इज वेरी सिंपल, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पावर ये आपको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 3 हो जाएगा, तो डिग्री 3 करेक्ट है।
और ये क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस बॉक्स x n से लेके n प्लस वन तक लिखा है। तो इसका आपसे पूछा है कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो n टू n प्लस वन यू शुड नो कि n इंटू एन प्लस वन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, ये बेसिकली n हट जाएगा यहाँ से, 0 से 1 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब ये ऐसा होता है ना, 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 और ये हाफ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और ये भी हो गया 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज 92, ओके। नाउ 93 इज व्हाट, y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, आपसे कह रहा है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो और जहाँ पे भी e की पावर, या ऐसे कर लो आप, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डैश इज इक्वल टू, x बाहर e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x बाहर, अच्छा यहाँ 2 भी आएगा और यहाँ x का 1 हो गया, e की पावर 2x कॉमन निकालो, यहाँ 2x प्लस 1 हो गया। e की पावर 2x को आप क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x लिख सकते हैं, राइट। यहाँ y अपॉन x लिख लो, यहाँ 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये x नीचे अंदर चला जाएगा, तो 2 प्लस 1/x हो जाएगा, ये मिलेगा आपको, इसका वैल्यू है ना। फिर dy अप सेकेंड में क्या है, y इज इक्वल टू x ln x प्लस सी एक्स यहाँ पे लिखा है। तो इस जगह पे आप देखो, दिस इज द सॉल्यूशन कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो यार सिंपल है, इसमें dy अपॉन dx, इसमें ये दिख रहा है मेरे को कि व्हाट वी हैव टू डू, ये x x बढ़ जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप इसको y का वैल्यू लिख सकते हैं इस फॉर्म में, राइट। तो ये कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप जब ये तो समझ में आएगी आपको, यहाँ पे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, k इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड दिस वन इन। तो अगर k आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसका आपसे पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन, तो बहुत ही सिंपल है ये, आप यहाँ पे क्या करो, x प्लस वाई को u मान के क्वेश्चन को प्रोसीड कर लो, क्योंकि ये एक वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, बट x प्लस वाई दिया हुआ है तो इसको हम लोग u मान लेते हैं। सो यू स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये रख देना है यहाँ पे लाके, और एक्स प्लस वाई को यू स्क्वायर इंटू समथिंग इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। 95 देखो क्या है, 95 में आप 10 की पावर माइनस एक्स जो लिखा है इसको ऊपर भेज दो, तो डी एक्स और नीचे 10 की पावर एक्स और 1/10 की पावर एक्स, तो यहाँ 10 की पावर 2x, यहाँ 10 की पावर x, और ऐसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप 10 की पावर x को t मान लो, तो 10 की पावर x और log 10 इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर में 1/log 10 dt बन जाएगा, तो 1/log 10 tan इनवर्स 10 की पावर x बन जाएगा ये। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ रेक्टेंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक 20 सेंटीमीटर का वायर है, तो ठीक है, इसका पेरीमीटर मिल गया आपको, रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसका वैल्यू 20 हो गया, तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 10, मतलब एल इज इक्वल टू 10 माइनस बी कर लो आप। तो इससे अपने को फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो मैक्सिमाइज अगर आपको करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 10 माइनस बी और यहाँ हो जाएगा बी। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से एरिया पता चल जाएगा कि ये 10 इंटू बी और यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर, राइट। और फिर आप डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि एरिया कितना आ रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक क्वेश्चन हो गया ये क्या लिखा है, I1 दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करो, ln x को t मान लो, राइट। ln x को t मानेंगे तो ये e की पावर x इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो इसका मतलब dx इज इक्वल टू x, x मतलब हो जाएगा, x का मतलब e की पावर t और यहाँ बन गया dt, समझ रहे हैं आप बात। और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, e की पावर t हो जाएगा ये, राइट। ये इसका जरूरत नहीं था, ये क्यों लिख दिया। तो बस हो गया, रिप्लेसमेंट करो, dx की जगह पे लिख दो e टू द पावर t dt और ln x को लिख दो t, यहाँ डेरिवेटिव लिमिट चेंज करेंगे आप 1 से 2 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम ही आ गया, ये तो है ना, ये और ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेम आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई mod x लेस देन इक्वल टू 2k, mod x mod y लेस देन इक्वल टू k, k इज पॉजिटिव रियल नंबर।
तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू 2k से छोटा है और ग्रेटर देन -2k है, y का वैल्यू k से छोटा है और ग्रेटर देन -k है, तो बस यहाँ पे 2k और इधर हो गया k और ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये आसान है, ये तो फिर यहाँ से यहाँ तक 4k और यहाँ से यहाँ तक 2k, तो 8k स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 लिखा है, तो कह रहा है कि बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये डिफ्रेंशिएट करो, है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 का होल स्क्वायर -1 ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब एफ डैश एक्स आप निकालते हैं तो ये आता है -1/x-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिल रहा है यहाँ से और नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। और माइनस यहाँ पे हो गया +5, 5 से लेस और 5 से आगे भी ये नेगेटिव नेगेटिव ही चल रहा होगा, तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग मिल रहा है, सही है पहला ऑप्शन। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो गलत है भाई, एफ डैश एक्स का वैल्यू 5 नहीं है तो भी क्या नेगेटिव ही आ रही है, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, 2 गलत हो गया जी। नेक्स्ट है एफ एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मिनिमम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे, तो मिनिमम के लिए देखो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 128/x हैज़ अ मिनिमम वैल्यू 48। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप देखो कि क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और उस क्रिटिकल पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखो मिनिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा कहाँ आ रहा है। इसमें मिनिमम वैल्यू 48 है, तो इस क्रॉस चेक कर लो आपके वैल्यू क्या आ रहे हैं, उसके साथ अगर सही हो जाता है तो फिर आंसर ट्रू हो जाएगा। एज एक्स इंक्रीजेस 4 एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा आपको। और इसमें आसान पार्ट ये है कि आप क्या करो, x को अलग अलग कर दो, x² + 128/x हो जाएगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x - 128/x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से काम बनेगा। हाँ, नेक्स्ट है ये क्या लिखा है जी, यहाँ पर लिखा है हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स, इन सारे नंबर्स के हार्मोनिक मीन चाहिए इनको। ये सी लिखा है, सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो हार्मोनिक मीन कितने हो जाएंगे, हार्मोनिक मीन का वैल्यू हो जाता है लाइक ये 1/10c3 + 10c4 + 10c5 + 10c6 10c7। ठीक है, यही होता है ना हार्मोनिक मीन। तो ये हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 1/A1 1/B। ठीक है, हार्मोनिक मीन ये सॉल्व करने से मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए आपको 10c3 10c4 10c5 10c6 10c7। तो ये हो गया 11 10 10 10 11c8, मतलब समथिंग ऊपर यहाँ चला जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर देखो, ये 1 आना चाहिए ऑप्शन में, है ना, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो देखो यहाँ पे ये जो 101 क्वेश्चन है ना, 101 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली इसमें हार्मोनिक मीन ऐसा निकालना होता है अपने को। इसको लेकर देखो, एक यहाँ पे है ना, कितने लोग हैं यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, तो 5 ये हो गया 1/10c3, फिर 1/10c4, फिर 1/10c5, ऐसे करके आपको लिखना, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3150/19 आ जाएगा। 102 में क्या दिखा लिखा, सर्वे ऑफ विलेज फार्मर इज इन डेप्थ में होने का 0.6 दिया हुआ है प्रोटी। तो पूछ रहा है कि बताओ तीनों फार्मर डेप्थ में होगा, इसका क्या चांसेस होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, तो 3 फार्मर है तो 0.6 0.6 0.6 हो जाएगा, तो आंसर इज 0.216। प्रोटी दैट अ फैमिली ऑन्स अ लैपटॉप 0.6 एंड ऑल डेस्कटॉप है 0.56, और दोनों जिसके पास है उतना 0.48 है, तो क्या प्रोटी कितना है कि उनके पास कुछ होगा, या तो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, मतलब कि लैपटॉप यूनियन डेस्कटॉप, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो वही लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप माइनस बोथ, तो ये आ जाएगा आपका 0.76 आ जाएगा, राइट। एक बैग में 10 वाइट बॉल है 5 रेड बॉल है, 10 वाइट और 5 रेड बॉल है, और 2 बॉल उसमें से निकाला जा रहा है, तो बोथ द बॉल्स आर रेड, रेड बॉल कितना है 5 है, तो 5c2/15c2, टोटल 15 है तो 15c2 हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है ये, एक बैग में 5 वाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, यहाँ लिख दिए। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से तो बोल रहा है कि बताओ वाइट, रेड और ब्लू। तो 5C1, 6C1, 4C1 बाई 15C3 निकाल लो, सॉल्व करो, आ जाएगा इतना आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट एंड नॉट फिक्स। ये तो गलत है, इनफाइनाइट नहीं होता है, ट्रायल्स तो फाइनाइट ट्रायल्स होता है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, करेक्ट है ये, एंड इस ट्रायल्स हैज़ 2 पॉसिबिलिटी। कोई भी ट्रायल करो, या तो यस या फिर नो होने का और नहीं होने का, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 2 and 3 सही है। अ पर्सन एक्स स्पीक ट्रूथ है ना, एक पर्सन है जो 4 बात में से 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट तो गलत ही बोलता है, वो मतलब 4/5 हो गया, और y का जो है वो 5/6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा, ये कब होता है, या तो x सही बोलेगा तो y सही नहीं बोलेगा, या फिर अगर x सही नहीं बोल रहा है तो y सही बोलेगा, ये होता है इसका मतलब। तो अगर 4/5 सच बोलता है तो 4/5 अगर सच बोलता है तो 1/5 झूठ बोलेगा। 5/6 अगर सच बोल रहा है तो फिर 1/6 झूठ बोलेगा, है ना। थोड़ा यहाँ पे इसको सही कर लो। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, मतलब आप समझ रहे हैं, 4/5 अगर सच बोल रहा है, 5/6 लिखा है, 1/6 ये झूठ बोल रहा होगा, और अगर ये सच बोल रहा है तो फिर वो झूठ बोल रहा होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 3/10। 108 में क्या लिखा है, स्टूडेंट हैज़ टू पास फिजिक्स टेस्ट में 2/3 होने का चांस है, फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में पास होने का चांसेस 11 में 15 है, एटलीस्ट 1 टेस्ट में 4/5 है, मतलब पी यूनियन इंग्लिश, है ना। तो पूछा है कि इंग्लिश टेस्ट में पास हो जाएगा तो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 4/5, मतलब दोनों में पास होना, मतलब ये लगाओ फॉर्मूला है ना, ई यूनियन पी, राइट, इज इक्वल टू पी ई प्लस पी ऑफ ई माइनस ये। तो ये निकालना आपको, ये माइनस ये प्लस ये कर दो, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट है, एन इवेंट एक्स कैन हैपन बोथ, ये an event x can happen with probability p and event y can happen with probability q, depending on which of the following statement is correct. The probability that exactly one of the event happens is p plus q minus pq. तो यहाँ पे क्या है, देखो x के होने का probability p है, y के होने का q है, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, p इंटू q हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है। तो एक्जैक्टली 1 इवेंट बोल रहा है, एक्जैक्टली 1 इवेंट का मतलब होता है x अगर होगा तो y नहीं होगा, y अगर होगा तो x नहीं होगा। तो बस इंडिपेंडेंट है तो आप इसमें लगा दो फॉर्मूला, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। और एटलीस्ट 1 का मतलब हो गया कि या तो p इवेंट हो रहा होगा या फिर u इवेंट हो रहा होगा, मतलब x यूनियन y करना होगा आपको। तो px py माइनस p इंटरसेक्शन, तो उसमें भी ये वाला वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, राइट। बात समझ में आया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। तो वैसे केस में नाइदर 1 और नॉर 2 हो जाएगा, बस ये 2 हो नहीं होता तो आंसर आ जाता, है ना। 2 डरने की वजह से ये नहीं बना। 3 faces of die are black, 2 faces are white and 1 face is red. The die is tossed 3 times. What is the probability that the colors black, white and red in the first, second and third tosses respectively? फर्स्ट die इसमें 3 black है, 2 white है, 1 red है। तो इसमें पूछा है कि what is the probability that the colors ब्लैक, वाइट एंड रेड अपीयर्स इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉसेस। तो देखो ब्लैक का क्या हो जाएगा 3/6, रेड का कितना हो जाएगा 2/6, और थर्ड में तुम्हारा ये रेड का हो गया, ब्लैक वाइट का हो गया 2/6, और रेड का कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है, क्योंकि रेड का एक ही फेस है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1/36 आ जाएगा। नेक्स्ट है 111, अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 times, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 heads नॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो वो तो 8/16 हो जाएगा डायरेक्टली आंसर इसका। नेक्स्ट है थ्रो ऑफ 3 dice, है ना। अब 3 dice हो रहा है इसमें, तो 1 नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो वो 36/216 हो जाएगा। 3 dice आप एक बार देख लेंगे। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 टीचर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर 9, मतलब 5 और 9 दोनों से डिविजल नहीं होना चाहिए। तो आप 5 और 9 से डिविजल निकाल लो, फिर जो आएगा, मुझे 14 आ रहा है ये, तो 36 में से 40 माइनस करेंगे, 36/50 हो गया तुम्हारा, टोटल 15 इंटीजर थे यहाँ पे। 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से 2 इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द दैट द सम इज ऑड, तो ये 625/1225 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10 इफ 20 इज एडेड, 20 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा भाई, 10 ही रहेगा ये।
एक्स बी और रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स, ये और ये दिया हुआ है, एक्स 1 और ये 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। तो आपको पता है कि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.4096। सो आप क्या करो, p का वैल्यू k पुट कर दो, q का वैल्यू k माइनस 1 पुट कर दो और इसको सॉल्व करो, k का वैल्यू पता चल जाएगा 0.2 आ रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स गिवन है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। एक्स अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स आई एफ आई हो जाएगा। तो इसको आप पहले एक्स आई निकाल लेना, 5 + 5 + 15/2 है ना, तो 10 आ जाएगा। तो ऐसे करके एक्स आई एफ आई ये करके और फिर यहाँ से आप लगा लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। पी ए दिया है, पी बी दिया हुआ है, ए बाई बी 0.5 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए लिखा है। तो आसान है, ए बाई बी दिया है और तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, बी ए मतलब हो गया बी इंटरसेक्शन ए बाई पी बी पी ए, तो हो गया बी बी इंटरसेक्शन की वैल्यू ये लिख देंगे और यहाँ से ये आ जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी लिख दो और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू आपको मिल जाएगा 11/12। मीन एंड वेरिएंस हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये तो गलत है, ये तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मीन तो तुम्हारा हो गया सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, और वेरिएंस का मतलब होता है कि ये तो एक तरह से डिस्पर्शन है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया, दे आर नॉट द सेम। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही डिस्पर्शन है, तो दोनों का यूनिट सेम होगा। सो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस को अपन अपना आगे थोड़ा फास्ट स्किप किए हैं, तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 120 क्वेश्चंस। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द लेक्चर।